सोचिए एक पल के लिए, बस कल्पना कीजिए कि कोई इंसान एक घने जंगल के बीचों बीच खड़ा है। हम्म। फोन की स्क्रीन पर बस नो सर्विस चमक रहा है। सूरज तेजी से ढल रहा है। हवा अचानक से ठंडी होने लगी है और मीलों तक कोई पक्की सड़क या किसी इंसान का नामो निशान नहीं है। और चारों तरफ सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। बिल्कुल। और उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई सिर्फ सूखी टहनियों के टूटने की अनजान आवाजें आ रही हैं। जो चीज अब तक एक बहुत ही सुहावनी नेचर वॉक लग रही थी, वो अचानक से एक डरावने सच में बदल गई है। हाँ, मतलब कोई पूरी तरह से खो चुका है। एकदम सही। और यही वो पल है जहां हमारी आधुनिक दुनिया के सारे नियम, हमारे सारे गैजेट्स और शॉर्टकट्स अचानक से काम करना बंद कर देते हैं। देखिए, ये सिर्फ भूगोल या रास्ता भटकने की बात नहीं है। ये असल में एक इंसान के तौर पर हमारी सबसे गहरी और आदिम परीक्षा की शुरुआत है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा, इस खास डीप डाइव का मिशन भी ठीक यही है। हमारे सामने द वाइल्डनेस सर्वाइवल ब्लूप्रिंट नाम की एक बेहद दिलचस्प स्रोत सामग्री मौजूद है। बहुत ही शानदार ब्लूप्रिंट है ये। हाँ, और आज हम इस ब्लूप्रिंट से उन असली वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तरीकों को डिकोड करने वाले हैं जो ऐसे हालात में किसी की भी जान बचा सकते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे ये कोई रियल लाइफ सर्वाइवल वीडियो गेम है। लेकिन इसमें कोई रीस्टार्ट बटन नहीं होता। बिल्कुल, कोई रीस्टार्ट नहीं। इस ब्लूप्रिंट की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि ये सिर्फ जंगल में लकड़ियां रगड़ने या पानी खोजने का कोई साधारण मैनुअल नहीं है। हाँ, तो फिर ये क्या है? अगर हम इसके मूल को समझें तो ये असल में मानव मनोविज्ञान का एक ब्लूप्रिंट है। ये समझाता है कि अत्यधिक दबाव और अनिश्चितता में हमारा शरीर और दिमाग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले उसी मनोवैज्ञानिक पहलू से शुरू करते हैं। इस स्रोत में सर्वाइवल का सबसे पहला नियम बहुत ही मोटे अक्षरों में लिखा है, घबराएं नहीं, यानी पैनिक ना करें। हाँ, जो कि कहना बहुत आसान है। वही तो, जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सलाह तो बहुत ही किताबी है। मतलब एक सुरक्षित और गर्म कमरे में बैठकर ये कहना बहुत आसान है कि घबराए नहीं। बिल्कुल। लेकिन जब कोई सच में जंगल में अकेला हो, सूरज ढल रहा हो और हार्ट रेट एकदम 150 पर पहुंच गया हो, तो कोई शांत कैसे रह सकता है? जीव विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो हमारा शरीर तो उस वक्त एड्रेनलिन से भरा होता है। सही बात है। हम लाखों सालों के विकासवाद से मिले उस पैनिक बटन को अचानक से कैसे बंद कर सकते हैं? देखिए, ये सर्वाइवल का सबसे जटिल हिस्सा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से खतरे के समय फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। मतलब या तो लड़ो या फिर भागो। हाँ, वो हमारी इंस्टिंक्ट है। और जब ऐसा होता है तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो तार्किक सोच और योजना बनाने का काम करता है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो लगभग शट डाउन हो जाता है। अरे बाप रे, मतलब सोचने समझने की ताकत ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल। और पूरा नियंत्रण अमिगडाला के पास चला जाता है, जो सिर्फ डर और तुरंत प्रतिक्रिया पर काम करता है। मतलब उस वक्त हम सच में इंसान की तरह नहीं सोच रहे होते, हम बस एक डरे हुए जानवर की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ठीक यही होता है। और ब्लूप्रिंट ये नहीं कहता कि आपको डर नहीं लगेगा। डर लगना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन पैनिक करने का मतलब है कि आप उस डर को अपने फैसले लेने दे रहे हैं। पैनिक में इंसान बिना सोचे समझे भागने लगता है, अपनी ऊर्जा बर्बाद करता है या और ज्यादा खतरनाक जगह पर पहुंच जाता है। तो इसका समाधान क्या बताया गया है? ब्लूप्रिंट में एक बहुत ही स्पष्ट मैकेनिज्म सुझाया गया है। रुकें, गहरी सांस लें और खुद को याद दिलाएं कि मैं अभी जिंदा हूं। बस गहरी सांस लेना? हाँ, क्योंकि गहरी सांस लेने से ऑक्सीजन आपके दिमाग तक पहुंचती है, हार्ट रेट थोड़ा कम होता है और वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वापस चालू होता है। हाँ, लॉजिक वापस आ जाता है। बिल्कुल। इसके बिना अगर किसी के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन और तेज धार वाला चाकू भी हो ना, तो वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि दिमाग उस टूल का सही इस्तेमाल सोच ही नहीं पाएगा। एकदम सही। ये बहुत ही दिलचस्प है। मतलब पहला हथियार कोई भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि हमारा अपना अमिगडाला पर नियंत्रण है। हाँ। चलिए मान लेते हैं कि हमने उस पहली लहर, उस पैनिक को कंट्रोल कर लिया। दिमाग अब वापस लॉजिक पर आ गया है। इसके बाद क्या? फिल्मों में तो कुछ और ही दिखाते हैं। हाँ, फिल्मों में तो हमेशा दिखाते हैं कि हीरो तुरंत अपने लिए किसी हथियार की तलाश करता है या किसी जानवर का शिकार करने निकल पड़ता है, जो कि असल जिंदगी में बेवकूफी है। बिल्कुल, क्योंकि ब्लूप्रिंट एक बहुत ही अलग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण सामने रखता है। ये स्पष्ट करता है कि हमारी प्राथमिकताएं खाना नहीं, बल्कि पानी और आश्रय यानी शेल्टर होनी चाहिए। असल में फिल्मों और असलियत में यही सबसे बड़ा फर्क है। ये रूल ऑफ थ्री के सिद्धांत पर आधारित है। ये रूल ऑफ थ्री क्या है? ये शरीर की फिजियोलॉजी का नियम है।
एक इंसान बिना ऑक्सीजन के 3 मिनट। सिर्फ 3 मिनट? हाँ, और बिना शेल्टर के अत्यधिक खराब मौसम में 3 घंटे। बाप रे। बिना पानी के 3 दिन और बिना खाने के 3 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। 3 हफ्ते बिना खाने के? मतलब सुनने में ये बहुत ज्यादा लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को देखें तो बात समझ आती है। हमारा शरीर असल में एक बहुत ही स्मार्ट बैटरी की तरह है ना? बिल्कुल, एक स्टोरेज सिस्टम है। हाँ, जब बाहर से खाना मिलना बंद हो जाता है तो शरीर हमारे अंदर जमा हुए फैट को कीटोसिस की प्रक्रिया के जरिए जलाना शुरू कर देता है और ऊर्जा लेता रहता है। सही कहा। भुखमरी असल में एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, लेकिन पानी के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी की कमी तो तुरंत असर दिखाती होगी। हाँ, डिहाइड्रेशन शरीर को बहुत तेजी से खत्म करता है। पानी के बिना हमारे खून का गाढ़ापन बढ़ने लगता है। ओह, खून गाढ़ा हो जाता है। हाँ, और फिर किडनी शरीर के जहरीले तत्वों को छानना बंद कर देती हैं और बस कुछ ही दिनों में शरीर के अंग फेल होने लगते हैं। इसलिए हाइड्रेशन का कोई विकल्प नहीं है। और ब्लूप्रिंट में पानी इकट्ठा करने के जो तरीके दिए गए हैं वो वाकई प्रकृति के काम करने के तरीके को गहराई से समझने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे कि ओस इकट्ठा करना। बिल्कुल। अगर नदी या झरना न मिले तो सुबह सुबह पत्तों पर जमी ओस को कपड़े से सोख कर इकट्ठा करने की बात कही गई है। इसे मैं प्रकृति का माइक्रो हाइड्रेशन सिस्टम कहूंगी। ये नाम बहुत अच्छा है ना? इसके अलावा जमीन में गड्ढा खोदकर नमी निकालने की तकनीक भी है। ये माइक्रो हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट इस बात का सबूत है कि सर्वाइवल का मतलब सिर्फ बड़ी नदियां या झीलें खोजना नहीं है, बल्कि हर छोटी चीज का इस्तेमाल करना है। हाँ, ओस की बूंदें शायद देखने में बहुत कम लगें, लेकिन वो आपके शरीर के अंगों को काम करते रहने के लिए पर्याप्त नमी दे सकती हैं। लेकिन देखिए, ब्लूप्रिंट में पानी को लेकर एक बहुत ही डरावनी चेतावनी भी है। गंदे पानी वाली। हाँ, अगर किसी को कोई नदी या तालाब मिल भी जाए तो उस पानी को सीधे पीने से सख्त मना किया गया है। शुरुआत में मुझे लगा अगर जान जा रही है तो जो भी पानी मिले पी लेना चाहिए। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। पर फिर मैंने उस हिस्से को ध्यान से पढ़ा। उस पानी में गियार्डिया या अन्य बैक्टीरिया और पैरासाइट्स हो सकते हैं। अगर आपने वो गंदा पानी पी लिया तो आपको भयंकर उल्टी या डायरिया हो सकता है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। विरोधाभास कैसा? मतलब आप पानी पी रहे हैं खुद को हाइड्रेट करने के लिए, जान बचाने के लिए, लेकिन उन पैरासाइट्स की वजह से आपका शरीर और भी ज्यादा तेजी से अपना सारा पानी बाहर निकाल देगा। डायरिया की स्थिति में इंसान डिहाइड्रेशन से और भी जल्दी मर सकता है। अरे बाप रे, मतलब पानी ही जान ले लेगा। बिल्कुल, इसीलिए पानी को उबालना या फिल्टर करना कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी जरूरत है। अब यहाँ से एक बहुत ही तार्किक कड़ी जुड़ती है। जब मैं ब्लूप्रिंट में शेल्टर वाला हिस्सा पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया था। क्या सवाल? कि अगर पानी ही जीवन है तो अपना झोपड़ा या शेल्टर सीधे उसी नदी या तालाब के बिल्कुल किनारे क्यों नहीं बना लेना चाहिए? बार बार पानी लेने जाने की मेहनत बच जाएगी। ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। लेकिन फिर मुझे खुद ही इसका जवाब समझ आ गया। वो नदी सिर्फ मेरे पानी का स्रोत नहीं है, वो उस पूरे जंगल का वाटरिंग होल है। आपका यह विश्लेषण बिल्कुल सटीक है। जंगल का नियम है कि पानी ही हर जीवन का केंद्र है। मतलब हर जानवर वहीं आएगा? बिल्कुल, चाहे वो शाकाहारी हिरन हो या फिर कोई बड़ा शिकारी जानवर जैसे तेंदुआ या बालू, सबको प्यास बुझाने उसी पानी के पास आना है। नदी का किनारा असल में उस जंगल का सबसे व्यस्त हाईवे होता है। अगर कोई रात के अंधेरे में वहां अपना शेल्टर बनाता है तो वह सीधे उनके रास्ते में सो रहा है। ये तो खतरे को सीधा दावत देना हुआ। एकदम। किसी लिए शेल्टर की जगह ऐसी होनी चाहिए जो पानी से बहुत दूर ना हो, ताकि ऊर्जा बचे। हाँ, पर इतनी करीब भी ना हो कि जानवरों की नजर में आ जाए। सही कहा। इसके अलावा ब्लूप्रिंट स्पष्ट करता है कि शेल्टर जमीन से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। जमीन पर सीधे सोने में क्या दिक्कत है? विज्ञान की भाषा में इसे कंडक्शन कहते हैं। जमीन पर सीधे सोने से शरीर की सारी गर्मी ठंडी जमीन खींच लेती है। अच्छा, इसीलिए सूखी पत्तियों का गद्दा बनाने को कहा गया है। हाँ, अगर आप सूखी पत्तियों या लकड़ियों का एक गद्दा बना लें तो वो जमीन और आपके शरीर के बीच एक इंसुलेशन का काम करता है। ये हाइपोथर्मिया से बचने का विज्ञान है ना? हाइपोथर्मिया तब होता है जब शरीर गर्मी पैदा करने से ज्यादा तेजी से गर्मी खोने लगता है। बिल्कुल। सूखी पत्तियां उस गर्मी को शरीर के पास रोक कर रखती हैं,
लेकिन सिर्फ पत्तियां काफी नहीं है, खासकर अगर रात बर्फीली हो। हाँ, वहाँ कुछ और चाहिए। और यहीं पर हमारी चर्चा उस चीज पर आती है जो गंदे पानी को पीने लायक भी बनाती है और हमें हाइपोथर्मिया से भी बचाती है, यानी आग। ब्लूप्रिंट में आग को लेकर जो समीकरण है वो बहुत ही सीधा है। आग बराबर जीवन। आग बराबर जीवन। हाँ, ये केवल एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, ये सर्वाइवल का मल्टी टूल है। ये पानी को उबलने लायक गर्मी देती है, शरीर का तापमान बनाए रखती है। और सबसे अहम बात, ये जंगली जानवरों को दूर रखती है। जानवर प्राकृतिक रूप से आग से डरने के लिए विकसित हुए हैं। एकदम सही। मैंने आग जलाने के तरीकों को बहुत ध्यान से पढ़ा। चकमक पत्थर या किसी कांच से आग जलाना तो फिर भी समझ आता है, लेकिन लकड़ी रगड़कर आग जलाना, ये सिर्फ दो लकड़ियों को घिसने भर की बात नहीं है। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि आप गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल रहे हैं। ये बहुत मेहनत का काम है। बहुत ज्यादा। आपको लकड़ी के बुरादे का एक ऐसा माइक्रो कोयला बनाना होता है जिसे फिर सूखी घास में रखकर उसमें ऑक्सीजन फूंकनी पड़ती है। और ये मेहनत तभी सफल होती है जब आपके पास बिल्कुल सूखी सामग्री हो। हाँ, नमी हुए तो सब बेकार। इसीलिए आग के त्रिकोण को हमेशा याद रखना चाहिए। ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी, किसी एक के भी बिना आग नहीं जलेगी। चलिए, अब स्थिति ये है कि हमारे पास पानी है, एक सुरक्षित शेल्टर है और आग भी जल रही है। अब सबसे मुश्किल हिस्से की बारी है। हाँ, अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में सोचकर ही ज्यादातर लोगों को अजीब लगने लगता है, भोजन। ब्लूप्रिंट में फल और जड़ों के अलावा प्रोटीन के लिए कीड़े मकोड़े खाने की बात पर बहुत जोर दिया गया है, जो कि बहुत लॉजिकल है। शुरुआत में ये बहुत अजीब लगता है। मतलब, क्या जान बचाने के लिए वो सब खाना पड़ेगा जिसे देखकर आमतौर पर हम चीख पड़ते हैं? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन फिर मैंने इसके पीछे के कैलोरी के गणित को समझा। और वो गणित क्या कहता है? वो गणित कहता है कि अगर मैं एक खरगोश का शिकार करने की कोशिश करूं, तो मैं उसके पीछे भागने में और हथियार बनाने में अपनी 1000 कैलोरी जला दूंगी। और शायद वो खरगोश मिले भी नहीं। बिल्कुल। और अगर मिल भी गया तो शायद उससे मुझे सिर्फ 800 कैलोरी मिलेंगी। ये तो घाटे का सौदा हुआ ना? बहुत बड़ा घाटा। लेकिन एक दीमक या कीड़े को पकड़ने में शायद मेरी सिर्फ 2 कैलोरी खर्च हो और वो मुझे शुद्ध प्रोटीन और फैट देगा। ये असल में ऊर्जा बचाने और निवेश करने का खेल है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सर्वाइवल में रिटर्न ऑन एनर्जी इन्वेस्टमेंट सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऊर्जा का रिटर्न। हाँ, कीड़े मकोड़े दुनिया के कुछ सबसे सघन प्रोटीन स्रोत हैं और वे हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। जब आपका शरीर टूटने लगता है तो यही प्रोटीन आपकी मांसपेशियों को काम करने लायक बनाए रखता है। लेकिन देखिए, जंगल में जो भी मिले उसे आंख बंद करके खा लेना भी तो बेवकूफी है। हाँ, ये जानलेवा हो सकता है। यहाँ ब्लूप्रिंट एक बहुत ही गहरे जैविक सिद्धांत की तरफ इशारा करता है, खासकर चमकीले रंग वाले फलों और कीड़ों के मामले में। चेतावनी वाले रंग। हाँ, कहा गया है कि जो चीज बहुत सुंदर या नियॉन रंग की दिखे, जैसे लाल, पीला या बहुत चमकीला नीला, उसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जीव विज्ञान में इसे अपोसेमेटिज्म कहा जाता है। अपोसेमेटिज्म। हाँ, इसे ऐसे समझिए, प्रकृति में छिपना यानी कैमोफ्लाज ही बचने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर कोई जीव या पौधा खुद को छिपा नहीं रहा है बल्कि बहुत चमकीले रंगों में खुद को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसका एक स्पष्ट मतलब है। मतलब वो रंग एक चेतावनी है। वो दुनिया से चिल्लाकर कह रहा है कि मैं इतना खतरनाक और जहरीला हूं कि मुझे तुमसे छिपने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। उस जीव ने अपना जहर बनाने में बहुत ऊर्जा खर्च की है और वो रंग शिकारियों को सीधे चेतावनी है कि मुझे खाओगे तो तुम मारे जाओगे। उफ, प्रकृति कितनी स्मार्ट है। इसीलिए जंगल का नियम यह है कि जो चीज साधारण, बेजान और छिपने वाले रंगों की हो, वो अक्सर खाने के लिए ज्यादा सुरक्षित होती है। खूबसूरती हमेशा अच्छी नहीं होती। यह सच में प्रकृति की एक अद्भुत भाषा है। अब देखिए, हमने खाना पीना और आश्रय सब समझ लिया, लेकिन हमारा लक्ष्य सिर्फ जंगल में एक जगह बैठना नहीं है। हमें बाहर भी निकलना है। हाँ, हमें उस जगह से बाहर भी तो निकलना है। और बाहर निकलने के रास्ते में हमारा सामना जंगल के असली निवासियों यानी जंगली जानवरों से होना तय है, जो कि उनका घर है। बिल्कुल। ब्लूप्रिंट ये बात साफ करता है कि जानवर हमारे दुश्मन नहीं है, वे बस अपने घर में रह रहे हैं। लेकिन अगर अचानक किसी शिकारी जानवर से आमना सामना हो जाए तो ब्लूप्रिंट की पहली सलाह है भागना नहीं है।
भागना शायद सबसे घातक गलती हो सकती है। हाँ, सलाह है कि खुद को बड़ा दिखाना है और धीरे धीरे पीछे हटना है। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे तुरंत पफर फिश की याद आ गई। अच्छा, पफर फिश कैसे? जैसे समुद्र में जब पफर फिश को खतरा महसूस होता है तो वो पानी भरकर खुद को एक कांटेदार और बहुत बड़ी गेंद में बदल लेती है। अपना आकार बढ़ा लेती है। हाँ। तो वो शिकारी को ये भ्रम देती है कि वो उसके मुंह में समाने के लिए बहुत बड़ी है। हाँ, तो क्या इंसान को भी यही करना है? अपनी जैकेट खोलकर हाथ ऊपर करके खुद का आकार बड़ा दिखाना है। ये तुलना बहुत ही बेहतरीन है। जानवरों की दुनिया में आकार से ही ताकत का अंदाजा लगाया जाता है। अच्छा। जब आप भागते हैं तो आप खुद को जैविक रूप से एक शिकार साबित कर देते हैं। अच्छा। शिकारी जानवरों के अंदर पीछा करने की एक स्वाभाविक वृत्ति होती है जिसे प्रे ड्राइव कहते हैं। मतलब भागती हुई चीज को पकड़ना। हाँ, जैसे ही आप पीठ दिखाते हैं उनका दिमाग उन्हें आपके पीछे भागने का सीधा संकेत दे देता है। बाप रे। लेकिन जब आप पफर फिश की तरह खुद को बड़ा दिखाते हैं, आवाज करते हैं और बिना पीठ दिखाए धीरे धीरे पीछे हटते हैं तो आप उस जानवर के दिमाग में एक शंका पैदा कर देते हैं। एक तरह का भ्रम। बिल्कुल, आप एक भ्रम पैदा करते हैं कि शायद ये जीव खतरनाक हो सकता है, इससे उलझना ठीक नहीं। ये भ्रम आपको वहां से सुरक्षित निकलने का समय दे देता है। मतलब ये सिर्फ शारीरिक लड़ाई नहीं है, ये एक पूरा मनोवैज्ञानिक खेल है। एकदम सही। और अंत में जब हम इन सब खतरों से बच जाते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती आती है रास्ता खोजना, यानी नेविगेशन। जो कि बिना कंपास के बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि जंगल में हर पेड़ और हर दिशा एक जैसी लग सकती है। ब्लूप्रिंट में एक बहुत ही प्रसिद्ध तरीके का जिक्र है कि पेड़ों पर लगी काई हमेशा उत्तर दिशा की तरफ उगती है। ये एक बहुत ही चर्चित तरीका है, लेकिन इसके पीछे के विज्ञान को समझना जरूरी है। विज्ञान क्या है इसका? देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सूरज अक्सर आसमान में दक्षिण की तरफ झुका होता है। इसका मतलब है कि पेड़ों के उत्तरी हिस्से पर सीधी धूप कम पड़ती है। अच्छा, तो वहाँ नमी रहती होगी। हाँ, वहां ज्यादा छाया और नमी बनी रहती है, जो काई या मॉस के उगने के लिए बिल्कुल सही माइक्रोक्लाइमेट बनाता है। बहुत लॉजिकल है। तेते पानी का पीछा करना ये सबसे सुरक्षित तरीका है। हाँ, अगर आपको कोई छोटी जलधारा मिल जाए तो बस उसके बहाव के साथ साथ चलते जाइए। और क्या आप इसके पीछे का कारण समझ पाई? हाँ, और ये मुझे मानव इतिहास के सबसे बड़े सबकों में से एक लगा। ये सिर्फ भूगोल की बात नहीं है। छोटी जलधाराएं हमेशा किसी बड़ी नदी में जाकर मिलती हैं। बिल्कुल। और इंसानी सभ्यता ने हमेशा अपने गांव, कस्बे और शहर बड़ी नदियों के किनारे ही बसाए हैं। एकदम सटीक। पानी का बहाव आपको सिर्फ जंगल से बाहर नहीं ले जाता, वो असल में आपको मानव सभ्यता के नक्शे पर वापस ले जाता है। कितनी गहरी बात है ये। ये मानव भूगोल का वो अटल नियम है जो हजारों सालों से नहीं बदला है। जब आप पानी के साथ चलते हैं तो आप उसी रास्ते पर चल रहे होते हैं जिस पर चलकर इंसानों ने अपनी दुनिया बसाई है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा और द वाइल्डनेस सर्वाइवल ब्लूप्रिंट के इस सफर को समेटें तो हमारे सामने सर्वाइवल के 4 स्पष्ट और वैज्ञानिक स्तंभ खड़े होते हैं। हाँ, 4 मुख्य बातें। पहला, एक शांत दिमाग जो फाइट या फ्लाइट को नियंत्रित कर सके। दूसरा, हाइड्रेशन और शरीर को इंसुलेट करने वाला आश्रय। तीसरा, आग और ऊर्जा का सही निवेश। और चौथा, प्रकृति के संकेतों को पढ़कर रास्ता खोजना। जंगल कितना भी क्रूर क्यों न लगे, अगर आप उसके काम करने के तरीके को समझ लें तो आप वहां टिक सकते हैं। असल में सर्वाइवल प्रकृति से लड़ने के बारे में नहीं है। ये प्रकृति की लय के साथ तालमेल बिठाने और अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा औजार बनाने के बारे में है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी किताब और इन नियमों पर चर्चा करने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा विचार कौंध रहा है। क्या विचार? और ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज हम पूरी तरह से अपनी आधुनिक सुख सुविधाओं में घिरे हुए हैं। हाँ, सब कुछ बहुत आसान हो गया है। हमारी जेब में जीपीएस है, उंगलियों पर खाना ऑर्डर करने वाले ऐप्स हैं और तापमान को हम बस एक बटन से कंट्रोल कर लेते हैं। बिल्कुल। इन कंक्रीट के सुरक्षित जंगलों में रहते हुए क्या हमने अपनी वो आदिम सर्वाइवल वृत्ति खो दी है जो हमारे पूर्वजों के डीएनए में बिल्कुल स्वाभाविक रूप से बुनी हुई थी? ये एक बहुत ही प्रासंगिक और सोचने पे मजबूर करने वाला विचार है। अगर कल को ये सारे तकनीक, ये सारे शॉर्टकट्स अचानक से गायब हो जाएं, तो क्या हमारे अंदर अब भी वो क्षमता बची है कि हम सिर्फ अपने ज्ञान और अपनी मानसिक ताकत के बल पर उस असली जंगल के कठोर नियमों का सामना कर सके? ये तो वक्त ही बता सकता है। क्या हम वापस उस प्रकृति का हिस्सा बन सकते हैं जिससे हमने खुद को इतना दूर कर लिया है? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद
हम में से कोई भी तब तक नहीं जानना चाहेगा जब तक कि वो खुद उस सन्नाटे और उन अनजान आवाज़ों के बीच बिल्कुल अकेला न खड़ा हो।